दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड रिलीज हुई तो इसके कुछ सिलेक्टिव अंश मीडिया में सुर्खियां बन गए। सिलेक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किताब में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जिन्हें सुर्खियां बनना चाहिए था लेकिन नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि वह आज के भारतीय मीडिया को सूट नहीं करता। तात्पर्य यह है कि एक पक्षी हो चुका मीडिया दूसरे पक्ष को देखना ही नहीं चाहता। बेशक दूसरा पक्ष कितना ही स्याह हो, बदरंग हो, बेकार हो, बकवास हो, लेकिन उसका ध्यान दूसरे पक्ष की तरफ नहीं जाता। वह सिक्के के एक पहलू पे ही अटका हुआ है, दूसरे पहलू को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। आज का एक पक्षी मीडिया, जिसे कहने वाले गोदी मीडिया भी कहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि इससे उसे किसी के नाराज़ होने का डर रहता है। उसके नाराज़ होने पर उसे आर्थिक हानि के अलावा और भी कई तरह का भय सताता रहता है। इसलिए वह एक पक्षी हो गया है। उसे राजनीतिक दलों में विपक्ष और विपक्ष में भी कांग्रेस और कांग्रेस में भी राहुल गांधी ही दिखाई देते हैं। यह एकांगी और एक तरफा झुकाव बहुत ही मनोवैज्ञानिक है, इसलिए यह किसी मानसिक बीमारी की हद तक पहुंच चुका है। ऐसे ही हालात के लिए शायद संत कबीरदास जी ने लिखा होगा कि अत की भली न बरसना, अत की भली न धूप, अत की भली न बोलना, अत की भली न चूप। मतलब अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती। बहरहाल बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है कि भारत में लाखों करोड़ों लोग गंदगी में रह रहे हैं। अकालग्रस्त गांवों या बड़े शहरों के आसपास बसी सैकड़ों बदहाल बस्तियों में जीवन बसर कर रहे हैं। वहीं भारतीय उद्योग के महारथी ऐसा जीवन जी रहे हैं कि उन्होंने राजाओं, महाराजाओं और मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह बात ना तो किसी भाजपा नेता ने ट्वीट की, न उनके समर्थकों ने, और न ही मीडिया में हेडलाइन बनी। न किसी टीवी चैनल पर इस पर घंटों बहस हुई। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या यह हकीकत नहीं है? हम किसी आंकड़े में ना भी जाएं, तब भी कोरोना महामारी की शुरुआत में जब मोदी सरकार ने अचानक देश में तालाबंदी लगा दी, पीएम ने कहा कि यदि 21 दिन हमने सावधानी नहीं बरती तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। जान है तो जहान है का उन्होंने नारा दिया तो देश के हर नागरिकों ने उनकी बात को माना और स्वीकार किया। लेकिन 21 दिनों में समस्या का समाधान नहीं निकला और तालाबंदी आगे बढ़ा दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। मुंबई, दिल्ली, पुणे, हरियाणा, पंजाब आदि शहरों, महानगरों, राज्यों से लोग पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े। लोगों ने हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल, साइकिल, ट्रक और टेम्पो में पूरी की। पैदल चले, भूखों रहे, प्यासे रहे, पाँव में छाले पड़ गए। इन सब में बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, महिलाएं, बच्चियां, युवतियां, बुजुर्ग महिलाएं सभी शामिल थे। केंद्र सरकार ट्रेनों और बसों को बंद करके तमाशा देख रही थी और उद्योग जगत के महारथी अपने महलों में बैठे इस कोठी का धन उस कोठी कर रहे थे। ऐसे समय में हिंदी फिल्मों का एक खलनायक सोनू सूद जननायक बन जाता है, हजारों लोगों की मदद करता है और हमारे उद्योगपतियों का दिल तक नहीं पसीजता। वह भी सरकार की तरह बेरहम, बेदिल और निर्दयी निकलते हैं।
जो लोग आम जनता के नहीं हुए वह देश के क्या होंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। देश जानता है, देश जानता है कि देश जनता से ही बनता है, नागरिकों से बनता है। उन्हीं नागरिकों को संकट में डालकर तमाशा देखने वालों को राष्ट्रवादी या देशभक्त कैसे कहा जा सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका छोटा सा जवाब है कि नहीं कहा जा सकता है, किसी सूरत में भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे लोगों के बारे में ओबामा ने क्या गलत लिखा है, लेकिन इस बात को सब गोल कर गए। यदि ओबामा के लिखे पर आपको इतना ही यकीन है, विश्वास है, तो इस पर भी विचार कर लेते। संत कबीरदास जी ने ऐसे ही हालात के लिए लिखा है कि बुरा को देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय, मुझसे बुरा न कोय। तो दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देख लेते। 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठी हुई थी, लेकिन आप उस तरफ देखना नहीं चाहते, हकीकत को जानना नहीं चाहते। किताब को बिना पढ़े ही उसकी 2-4 लाइनों पे ही तंज, व्यंग और भाषण, बहस, पता नहीं क्या क्या करने निकल पड़े। ओबामा ने अपनी किताब में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में लिखा है कि सिंह एक विनम्र टेक्नोक्रेट हैं, जिन्होंने ना सिर्फ भारत के लोगों की भावनाओं को मूर्त रूप देते उनका भरोसा जीता, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया और इस दौरान बेईमान न होने की अपनी अर्जित छवि को बरकरार रखा। इस बात पर भी चर्चा कर लेते, लेकिन नहीं, ना तो चर्चा हुई, ना ही इस पर सुर्खियां बनी। सुर्खियां बनी तो इस पर कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वह राहुल गांधी के लिए खतरा नहीं थे। यदि ऐसा होता तो सोनिया गांधी खुद ही प्रधानमंत्री बन जाती। उन्होंने पीएम बनने से इनकार किया तो इसलिए नहीं कि कोई महिला सिर मुड़ाने की बात कह रही थी या उस समय के विपक्षी दल हाय तौबा मचा रहे थे। जिसे जो करना था करता, सिर मुड़ाता या सिर पटकता या अपनी जान दे देता, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन नहीं, उन्होंने उदारता का परिचय दिया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। इसमें गलत क्या किया? देश के जो आर्थिक हालात थे, जो सियासी माहौल था, उसमें यह सर्वथा उपयुक्त था। रही बात मनमोहन सिंह का सोनिया गांधी के प्रति वफादार होना, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। यह भारतीय संस्कृति और संस्कार है। मनमोहन सिंह को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसे कि उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि वह वित्त मंत्री बन सकते हैं। लेकिन न केवल वह वित्त मंत्री बने बल्कि प्रधानमंत्री बने। जब बन गए और जिसकी वजह से बने, तो उसके प्रति एहसानमंद रहना कोई गुनाह नहीं होता है। ओबामा यह भी लिखते हैं कि मनमोहन सिंह विदेश नीति को लेकर सजग थे। ऐतिहासिक तौर पर अमेरिका के इरादों को संदेह के नज़रिए से देखने वाली भारतीय नौकरशाही की सोच से वह बहुत आगे नहीं जाना चाहते थे। हमने जो वक्त साथ बिताया उसमें इस धारणा को पुष्ट किया कि वह असाधारण बुद्धिमान और शालीन व्यक्ति हैं। अब बुद्धिमान और शालीन होना क्या गलत है? क्या यह अवगुण है? लेकिन आज की राजनीति में यह अवगुण बना दिया गया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की आलोचना और फारेबी व वाचाल किस्म के व्यक्ति की तारीफ में किसी भी हद या सीमा तक गिरने को लोग तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लाए करें सब प्रीति।
सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाए करें सब प्रीति। मुंबई हमले का जिक्र करते हुए ओबामा लिखते हैं कि 26/11 आतंकी हमले के बाद मनमोहन सिंह ने संयम का परिचय दिया, जिसकी उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। जाहिर है कि ओबामा कहना चाहते हैं कि यदि मनमोहन सिंह पाकिस्तान पर हमला कर देते तो उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आ जाती, लेकिन मनमोहन सिंह जानते थे कि यह भावनात्मक खेल आम जनता के लिए काफ़ी कष्टप्रद हो सकता है। देश के नागरिकों को अपने स्वार्थ के लिए संकट में डालना उनके जैसे उदार मना व्यक्ति के लिए उचित नहीं लगा, उनके दिल को गवारा नहीं लगा। ओबामा ने लिखा है कि इस तरह पाकिस्तान बच गया और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। ऐसा नहीं था कि इसका भान उन्हें नहीं था। मनमोहन सिंह इसे अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ओबामा से कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अनिश्चितता भरे वक्त में धार्मिक और जातीय एकजुटता का आह्वान लोगों को बहका सकता है। ऐसे में राजनेताओं के लिए इसका दोहन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, चाहे वो भारत में हो या फिर कहीं और हो। जाहिर है कि मनमोहन सिंह जनता को भरमाने का सूत्र जानते थे, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया और खुद शहीद हो गए। यह उनकी सियासी शहादत ही है जिसका खामियाजा आज देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उस समय उन्होंने समझदारी दिखाई, तभी तो संयम बरता, नहीं तो पाकिस्तान पर छोटा मोटा हमला करके वह मजबूत पीएम की छवि बना सकते थे, लेकिन उन्हें यह छवि शायद मंजूर नहीं थी, क्योंकि वह अपनी मानवीय और बुद्धिमत्ता वाली छवि से बाहर नहीं आना चाहते थे। क्या हम नहीं जानते हैं कि भाजपा के नेताओं ने धार्मिक और जातीय भावनाओं को उभार कर ही सत्ता हासिल की है, और इस बात को मनमोहन सिंह अच्छी तरह जानते थे कि भाजपा किस नीति के तहत आगे बढ़ रही है और उसका मुकाबला करना कितना कठिन हो गया है। यह बात ओबामा भी अपनी किताब में लिखते हैं। क्या कामयाबी की मशाल राहुल गांधी तक पहुंच पाएगी? उनकी मां ने जो नियति तय की है वह पूरी होगी। भाजपा ने जो विभाजनकारी राष्ट्रवाद पेश किया है उसे दरकिनार करते हुए कांग्रेस का दबदबा कायम रहेगा। ना जाने क्यों मुझे संदेह था। जाहिर है कि ओबामा का संदेह वाजिब था, उनका सवाल भी सही था और आकलन भी। आज भारत में विभाजनकारी राष्ट्रवाद निर्वस्त्र होकर तांडव कर रहा है। कांग्रेस देश की सत्ता से न केवल बेदखल हो गई है, बल्कि अपने अस्तित्व से भी जूझ रही है। ओबामा लिखते हैं कि मिस्टर सिंह की गलती नहीं थी। उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। शीत युद्ध के बाद के तमाम उदारवादी लोकतांत्रिक देशों की राह पर चलते हुए, संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखते हुए, रोज़मर्रा के काम और अक्सर जीडीपी को ऊपर करने की तकनीक पर काम करते हुए और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए। क्या यह मनमोहन सिंह की तारीफ नहीं है? यदि है तो इसकी चर्चा क्यों नहीं? आज कहाँ है सामाजिक सुरक्षा, जीडीपी का विकास,
लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था। ओबामा आगे लिखते हैं कि मेरी तरह वह भी भरोसा करते आए थे कि हम सभी लोकतंत्र से यही उम्मीद रख सकते हैं, खास करके भारत और अमेरिका जैसे बड़े बहुजाति और बहुधार्मिक समाज में। पर ऐसा हो नहीं पाता। ओबामा खुद 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, लेकिन तीसरी बार वह अपनी पार्टी को सत्ता में नहीं ला पाए। सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप, जिसे ओबामा भी पसंद नहीं करते। अपनी किताब में वह लिखते हैं कि हिंसा, लालच, भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद, नस्लभेद और धार्मिक असहिष्णुता जैसी मानवीय लालसाएं अपनी अनिश्चितताओं और नैतिकता को पीछे छोड़ते हुए दूसरों को छोटा ठहराने की निरर्थकता जैसे तमाम कारक इतने मजबूत हैं कि किसी भी लोकतंत्र के लिए इन पर स्थायी तौर पर रोक लगा पाना मुमकिन नहीं है। ये हर जगह इंतज़ार में रहते हैं, जब भी विकास की गति धीमी पड़ती है या जब जनसंख्या का स्वरूप बदलता है या फिर कोई करिश्माई नेता लोगों के डर और असंतोष की लहर पर सवार होता है, तो ये उभर कर ऊपर आ जाते हैं। सवाल है कि यहाँ पर किन चीज़ों के उभर कर ऊपर आ जाने की बात ओबामा कह रहे हैं। दरअसल उनका इशारा हिंसा, लालच, भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद, नस्लभेद और धार्मिक असहिष्णुता की तरफ है। वह इन्हीं की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सब ऐसे हालात में उभर कर सामने आ जाते हैं। इनसे आज अमेरिका भी पीड़ित है और भारत भी। तो नर्वस और तैयारी करते छात्र को ही नहीं याद रखिए, उसी छात्र के बारे में यह भी लिखा है कि वह स्मार्ट और उत्साही है, इसको भी याद रखिए। ये भी उन्हीं के बारे में है। जाहिर है कि ओबामा 2010 की बात कर रहे थे, तब राहुल गांधी सियासत में स्टूडेंट ही थे, एक छात्र ही थे और वह आने वाले बोर्ड परीक्षा की ही तैयारी कर रहे थे। और ऐसे में उनका नर्वस होना लाजमी भी था, यदि इस तरह का आकलन या इस तरह से ओबामा ने महसूस किया तो। इसलिए उनका ऐसा होना स्वाभाविक है। वैसे भी राहुल की छवि गढ़ी और बिगाड़ी गई है। आक्रामक प्रचार तंत्र के माध्यम से राहुल गांधी का हर पल चरित्र हनन किया जाता है। बावजूद इसके वह अडिग दिखते हैं। 2010 के राहुल गांधी में और आज के राहुल गांधी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज वह किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, न वह छात्र जैसे दिखते हैं। अब वह एक परिपक्व नेता के रूप में सामने आ गए हैं। यही नहीं, ओबामा ने भाजपा के विभाजनकारी राष्ट्रवाद की तरफ भी इशारा किया है। उन्होंने साफ लिखा है कि भाजपा के विभाजनकारी राष्ट्रवाद का मुकाबला राहुल गांधी की कांग्रेस कैसा करेगी। विभाजनकारी राष्ट्रवाद, इस बात को भी याद रखें। ओबामा यह भी लिखते हैं कि उन्नत लोकतंत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत अब भी गांधी की कल्पना वाले समतावादी, शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व वाले समाज की छवि से कम ही मेल खाता है। यहाँ पर असमानता चरम पर है और हिंसा भारतीय जीवन की हिस्सा बनी हुई है। असमानता चरम पर है और हिंसा भारतीय जीवन का हिस्सा बनी हुई है। जाहिर है यदि ऐसा है तो चिंता की बात है और सोचने की बात है कि इसके लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।
आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इस पे इस तरह के वीडियो अपलोड होते रहें। धन्यवाद।